देवभूमि की आवाज के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्यारे दर्शकों, आज जिन शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कर्नल दौलत सिंह जी, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है। थोड़ा बहुत मैं इनसे ही इनके बारे में पूछना चाहूंगा। ये अपनी थोड़ी बहुत पहचान हमें बताएंगे। इनके बच्चे भी शायद सारे आर्मी में हैं, देश सेवा में हैं। तो सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत देवभूमि की आवाज में। सर, थोड़ा बहुत अपने बारे में हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा ये है जी कि यहाँ हम गांव के स्कूल में ही पढ़े हैं बचपन से लेकर। यानी हमने मैट्रिक पहली से 10वीं जमात तक दया स्कूल से ही की है। सन 62 में हमने मैट्रिक एग्ज़ाम दिया और उसके लिए हमारे को ठियोग जाना पड़ा। सेंटर ठियोग में था। तो हम मार्च के महीने में काफ़ी बर्फ़बारी के बीच में वो ट्रंकर बिस्तर उठा करके ठियोग पहुँचे थे। लेलू से ऊपर धारों धार बगा घाट होकर के ठियोग पहुँचे तो हमारा सेंटर था। और सन 62 में हमने मैट्रिक एग्ज़ाम दे करके फिर उसके बाद हम कॉलेज गए और कॉलेज राजकीय ये डिग्री कॉलेज जो है सोलन में पढ़े। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की सन 1966 में बीएससी की मैंने नॉन मेडिकल। और क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में मेरा बड़ा ये इंटरेस्ट था, खास करके फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में हम काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे और काफ़ी अच्छी मेरिट में आते थे वहाँ पर। और उसके बाद बीएससी करने के बाद फिर मैं एमएससी मैथमेटिक्स में कर रहा था। एमएससी मैथमेटिक्स में करते करते मेरी सिलेक्शन पूरी नहीं कर पाया और आर्मी में हो गई थी 19 साल की उम्र में। तो 19 साल की उम्र में हम आर्मी में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन रैंक में गए, एंट्री की। और हमारे को मार्च 68 में कमीशन मिला आर्मी में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। और 66 में हमने ये कर दिया था बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी से। और उन दिनों में हिमाचल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, सारे एग्ज़ाम हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के ही है। मैट्रिक भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया सन 62 में और 66 में मैट्रिक भी ग्रेजुएशन भी बीएससी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद मैं एमएससी कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मैथमेटिक्स में। और मैं ये 3rd या 4th सेमेस्टर में था जिस वक्त मेरी सिलेक्शन आर्मी के लिए होगी। मैं गया, हमें शौक़ था आर्मी सर्विस करने का, क्योंकि मेरे पिताजी भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, आर्मी में रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई में रहे हैं। और तो हमारा भी वही था कि भाई हमने भी कुछ देश सेवा के लिए कुछ काम करना है। सर, यद्यपि आपका बैकग्राउंड स्वतंत्रता सेनानी का रहा है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो इस लायक नहीं थी कि आम आदमी पढ़ सके। लेकिन फिर भी आपने पढ़ा, और आपने ही नहीं, आपके बैच के लगभग जितने भी लोग हैं बलसन के, वो सब ऑफिसर बने। तो क्या ऐसा शौक होता था? किस तरह से ये मैनेज कर पाते थे सर? ये हमारी तो जी ऐसा है कि उन दिनों में हमारे अंदर बहुत बड़ा जज्बा था कि हमने कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे बैच में दया हाई स्कूल से 14 बच्चे थे, स्टूडेंट थे, और 14 के 14 बच्चे एग्ज़ाम में पास हुए और अच्छी पोस्टों में लगे। और ख़ास करके मतलब उसमें से 10-12 तो ऐसे जो कि गेस्टेड पोस्ट में गए। कोई हाई कोर्ट से डिप्टी रजिस्ट्रार रिटायर हुआ, कोई आर्मी में किया, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। मतलब बहुत अच्छा बैच था और अच्छी सर्विस में सब आदमी चले गए थे। और पढ़ने में हर जगह हम आगे होते थे। हालांकि कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास, क्योंकि अब आप सोचिए कि मैं दया हाई स्कूल में हम धालुआ से जाते थे। धालुआ से अब आप सोचिए नीचे खड्ड में जाना है, ऊपर दया चढ़ना है, मतलब 10-12-15 किलोमीटर का फासला है, और शाम को घर आना, वापस आना। तो ये काफ़ी कष्टदायी चीज़ थी। और
अगर देखा जाए तो पढ़ने का तो एक समय हमारे को टाइम मिलता ही नहीं था। हम तो ये जो वहाँ क्लास में पढ़ा उसकी कोई ऐसी हमारी समझदारी या ग्रास्प करने का ऐसा कुछ तरीका था कि हमारे को बहुत सारी समझ आई। और उन दिनों में टीचर बहुत अच्छे होते थे, उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें जो वो दिन को हमारे को पढ़ाते थे वो हम कभी भूलते नहीं थे। और बड़े हाई स्टैंडर्ड के टीचर होते थे जिनकी बड़ी डेडिकेशन होती थी और स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके सर जैसे वर्तमान में आप वकालत भी कर रहे हैं, तो ये कब कब आपने किया? आर्मी भी जॉब भी की और अब वकालत भी आप कर रहे हैं, कैसे मैनेज की? मैं उस वक्त आर्मी में था, तो आर्मी में जैसे कुछ ये तो चांस की बात होती है, मतलब चांस को पकड़ना, उसको ग्रैब करना एक बड़ी मतलब इसके लिए समझदारी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और उसके लिए ये नहीं समझते कि बहुत समझदारी, हमारा कुछ लगन भी थी कि भाई मैंने मुझे लॉ ऑफ द लैंड जानना है। अच्छा जी। क्योंकि ये समझता है कि लॉ ऑफ द लैंड जिसको पता नहीं होगा उसको ठोकरें लगेगी। आजकल सारी चीज कानूनन है, हर चीज में ठोकरें लगती है, हर कोई झगड़े भी चलते रहते हैं, जमीन के झगड़े है, दूसरे झगड़े है या जो भी है। तो इस तरह से मैंने कहा मुझे लॉ तो करना ही करना है भाई, मेरी रुचि बहुत ज्यादा थी। इसलिए मैंने आर्मी के दौरान ही स्टडी लीव के लिए अप्लाई किया। अच्छा जी। स्टडी लीव के अप्लाई किया और मुझे वहां से स्टडी लीव मिल गई 2 साल की। अच्छा जी। स्टडी लीव की 2 साल में मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी में एज ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ लॉ ज्वाइन किया। और हालांकि ये बड़ी नई चीज थी लोगों के लिए भी कि यार एक आर्मी ऑफिसर जो है, मैं उस वक्त मेजर था, तो कि भाई हमारे साथ एक स्टूडेंट है। और क्लास में चलो जितने प्रोफेसर थे वो मेरे फ्रेंड ज़्यादा होते थे, टीचर कम थे, क्योंकि मेरे को बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। मैं सीनियर भी था उम्र में भी और ओहदे में भी, तो बड़ी मेरी इज्जत करते थे और हमने भी उसको एंजॉय किया। हमारे भी वहाँ क्लासेस में बहस होती थी किसी लीगल टॉपिक पर। हाँ, तो उस तरह से हमने लॉ किया और 3 साल में मैंने LLB की डिग्री HP यूनिवर्सिटी से की है। ये की है 89 टू 92 के बीच में। सर बहुत अच्छी बात है। सर आपने जैसे कहा कि हमारी जो स्कूलिंग है वो गांव से हुई है और इतनी भौगोलिक परिस्थितियां मतलब आपके फेवर में नहीं थी, और आज की डेट में जब हम सुनते हैं कि जी हमने तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, जो जिस स्कूल से आप जैसी विभूतियां निकली वो अब कैसे बेकार हो गई जो अच्छे स्कूल में। मैं किसी प्राइवेट स्कूल की अवहेलना या उसकी निंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सर स्कूल तो वो अच्छे ही होने चाहिए। जब आप जैसे लोग वहां से निकले हैं तो आज कैसे बिगड़ गए वो स्कूल? इसके विषय में अगर थोड़ा बहुत आप मुझे बताएं सर। मैं यही कहूँगा स्कूल कोई बुरा अच्छा नहीं होता है, स्कूल अच्छे हम लोग ही बनाते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी डेडिकेशन थी। जितने भी स्टूडेंट थे, अब तो मशरूमिंग होगी, मतलब जो आज कहते हैं ना ये प्राइवेट स्कूल आ गए जिनको पब्लिक स्कूल बोलते हैं, इंग्लिश स्कूल बोलते हैं, लोग उसमें बड़ी दौड़ लगा रहे हैं कि वहां पढ़ेंगे तो बहुत कुछ बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। और न मेरे पास कैसे उदाहरण है कि जो इंग्लिश स्कूल में पढ़े वो बहुत कुछ बन गए हैं। हम तो हमारे पास वर्मा साहब का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, RR वर्मा जी, RR वर्मा जी का देता हूँ कि वो मिडिल क्लास होती थी देहात में, उस वक्त मिडिल स्कूल था। उन्होंने मिडिल स्कूल से वो पढ़े, मिडिल वहां से की, फिर प्राइवेट मैट्रिक की, फिर प्राइवेट ही वहां से, उन दिनों में वो प्रभाकर वगैरह होते थे, तो इस तरह से ग्रेजुएशन की तो उन्होंने मेहनत की और स्टडी की और वो IPS में निकल गई। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक गाँव से जिन्होंने इतना संघर्ष किया कि मिडिल के बाद प्राइवेट एग्जाम दिए, प्राइवेट ही पढ़े सारी मेहनत करके, और आखिर में एग्जाम दिया और वो IPS ऑफिसर बन गए। तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं। और इस तरह के बहुत सारे IAS ऑफिसर बने, साइंटिस्ट भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने। तो ये नहीं कह सकते कि ये स्कूल की कमी है। कर्नल साहब, जहां तक मैं आपकी बात समझ पाया हूं तो आपका ये कहना है कि आदमी की विल पावर होनी चाहिए, स्कूल उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। आदमी जहां भी जाए अगर उसने नहीं करना है, एक कहावत आती है भाई अगर सुअर को स्वर्ग भी भेजो वहां भी वो अपना भोजन ही ढूंढेगा, वहां स्वर्ग वाली आइटम नहीं ढूंढेगा। तो कर्नल साहब जैसे आपने कहा कि भाई उस टाइम मीडियम हिंदी ही हुआ करता था, आजकल तो घर में भी इंग्लिश बोली जाती है, और मैंने प्रचलन देखा है कि बच्चों को पहाड़ी भाषा तक नहीं बोलने दी जाती है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा उचित नहीं है। अगर हम अपनी भाषा से, अपनी जो हमारी मदर टंग है या जो हमारा भाषा है उससे ही हम कट जाएंगे तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हम माने जाएंगे। इस विषय में आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना बिल्कुल आपसे मैं पूरा सहमत हूँ,
और मैं आज भी जब भी मैं कहीं जाता हूँ स्कूल में, जैसे चाहे प्राइमरी स्कूल नेरी में जाऊँ या दया में जाऊँ और या ठियोग में हूँ, शिमला में हूँ, मैं लोगों को या बच्चों को ये समझाता हूँ। कई बच्चे आते हैं ना, वो डैडी, डैड और इस तरह के अंग्रेजी के लफ्ज होते हैं, नाना को बोलते हैं नानू। तो मैं बच्चे को रोकता हूँ, मैंने कहा बेटा नानू नहीं बोलते, नानू एक बड़ा डिस्ग्रेसफुल बिल्कुल शब्द है, ये इसको गाली समझ जाता है, आप इसको मतलब नीचा बोलते हैं। आप नानू को मत बोलो, नाना जी बोलो, दादू को दादे को दादू मत बोलो और दादाजी बोलो, और माता को भी मम्मी के बजाय अगर अम्मा बोलोगे, माता जी बोलोगे, माँ तो बोलेंगे, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिरकार हमारे जमाने में तो ये लफ्ज थे ही नहीं। डैडी, मम्मी, फलाना, मम्मी माँ सोचती थी मामे होते रे, माँ मेरे माँ पे हो। तो अब आजकल मम्मी को माँ को मम्मी बोलते हैं। कर्नल साहब बहुत अच्छी आपने बात कही, और इसी विषय पर मुझे तो लगता है, जहां तक मेरी नॉलेज है सर, कि सबसे वास्ट, सबसे बड़ी हमारी हिंदी की डिक्शनरी है, जिसमें एक नाम के लिए भी कई पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उसको छोड़ करके वो भाषा, हम भाषा का विरोध नहीं करते, इंग्लिश भी आनी चाहिए। और अब मैं देखता हूं कि आप वकालत तक करते हैं, तो जो आपने बचपन में पहाड़ी भाषा बोली वो तो कहीं आड़े हाथ नहीं आई आपकी। ऐसा तो नहीं कि आपको वहां अलग से सीखना पड़ा कि भी मैं पहाड़ी भाषा बुलाने के लिए कुछ वहां और सीखूं? नहीं, इससे उल्ट जो है, हाँ जी, आड़े आने का तो छोड़ो, हाँ जी, मैं तो पहाड़ी भाषा का कोर्ट में भी इस्तेमाल करता हूँ। कोई बहस वगैरह होती है, अब जजेस भी सारे हिमाचल के हैं, चलो मंडी का हुआ, रोडू का हुआ, कहीं का, मैं अपनी भाषा में कहावतें सुनाता हूँ, जो हमारी बुजुर्गों के है कि एरो कोनो पढ़ो, तेरो कोनो पढ़ो, क्या नाम, हमारी कहावतें हैं, बहुत कहावती थी। जैसे आपत्ति के लिए हमारी एक कहावती में बुआने तो अपने हो काटना पड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मीनिंगफुल कहावती थी। मोई दो बती तो मतलब इस तरह की चीज होती थी यार। सर बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर कि मैं पहाड़ी कोर्ट में भी पहाड़ी भाषा का यूज करता हूँ। तो कर्नल साहब, एक विशेष बात मैं आपसे जाननी चाहूंगा कि आजकल नशे का बहुत प्रचलन चल रहा है। आप इतनी उम्र में भी इतने फिट है, लगता नहीं कि आप रिटायर्ड है। अगर हम रिटायर्ड ना आपको कहे, लोग कहेंगे कि अभी भी सर्विस में है। तो इस जो फिजिकल मेंटेनेंस है, इसके लिए क्या दिनचर्या आप अपनाते हैं, और क्या नौजवानों के लिए आप कहेंगे जो आज नशे में घिरते जा रहे हैं, और विशेषकर हमारे अपर में जो है इतना प्रचलन इसका हो गया है, मैं नाम नहीं कहना चाहूंगा, 2-4 तो जाने भी बच्चों की चली गई है नशे के पीछे। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। आज के नौजवान बहुत दूसरी लाइन में जा रहे हैं, गलत लाइन में जा रहे हैं। हमारा तो सिंपल लाइफ है। मैं सिगरेट मैं नहीं पीता हूँ, बीड़ी हम नहीं पीते हैं, शराब हम नहीं पीते हैं, सिंपल दाल रोटी खाते हैं। अच्छा ठीक है, हम मीट खाते, तो मीट खाना तो बुरी चीज नहीं हो, तो पूरा समाज खाता है, तो वो मतलब वेजिटेरियन नहीं है पूरे। पर हर तरह से हमारी बड़ी सिंपल लाइफ है। दाल रोटी खाने वाले, दाल रोटी का बोलो आज कड़ोड़ियो टूट चटे होनो, वो बड़ा मजेदार आता है। और नई नई चीजें हमारे गोररी खाने की चीजें होती है, बोले हमारे कदोड़ियो होती, बिल्कुल, या बातुरी बथोड़ियो होती, वो तो इतनी मजेदार थी ना। टर्न में से थे जो पकाते थे, टर्न खाने में मजा आता था। या जो लोटे होते, कोदा होता था, हमारे घर में सब कुछ होता था। हमने उन चीजों को, अब खिचड़ी एरी होती, आलू होती, कुकड़ी होती थी, और दे होते, हम अपने बुजुर्गों के साथ जाते थे। हमने घास काटा हुआ है हमने, ये हम इतने दूर से मतलब ये दाल हुए तो नेरी क्रीनो घास हमने अपनी पीठ में ले गए हैं गोरू चारने। अब संडे वाले दिन तो एक ही काम होता था हमारे के, मंच गोरे होते बुआरे, हम बोलते है और आज तक जागने पड़ो गोरू, तो और चीज ढूंढना पड़ो था, जाना डालना पड़ो था, फिर जो तू गोरे वाला तेरा काम है भाई, आज संडे मिला है, हम पूरे बुआरे को लगाएंगे और तुम घर में काम। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें थी। कर्नल साहब, आज लोगों को बहुत लगेगा विशेष कि एक वकालत करने वाले व्यक्ति और आर्मी में रहे केर बढ़िया पहाड़ी जोपलो, तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत शिक्षा लोगों को लेनी चाहिए। अब आप एक चीज के विशेषज्ञ नहीं है सर, आप राजनीति में भी काफी आपका रहता है। अगर मैं थोड़ी बहुत बात आजकल की करूं तो बड़ी रस्साकसी चल रही है सर। एक साल सरकार का पूरा हुआ, उन्होंने जश्न मनाया, और उसी दिन दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने आक्रोश रैली निकाली। आपका क्या मानना है सर, क्या होना चाहिए इस वक्त? राजनीति जो है इस तरह की चल रही है।
आज ऐसा है पंडित जी कि राजनीति आज बहुत गंदी हो चुकी है, गंदी और प्रदूषित हो चुकी है। अब यहाँ राजनीति पैसे पर ज्यादा है, हाँ जी, मेरिट पर कम है। हाँ जी, और मैंने देखा, मैंने भी इलेक्शन लड़े, हाँ जी, हालांकि तभी मैंने, शुरू में बिल्कुल। हम जब आए थे, हाँ जी, मैं प्रधान रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, प्रधानों के एसोसिएशन का मैं चेयरमैन रहा हाँ हूँ। जी। और पूरे जब डीसी वगैरह आते थे, सब आते, हम उनसे बहस करते थे, तो बड़े बड़े ऑफिसर डीसी वगैरह या सेशन जज आते थे हमारे यहाँ प्रधानों की मीटिंग में ठियोग में, तो वो बोलते थे कि यार यहाँ का प्रधान का जो स्टफ है वेरी गुड, यहाँ तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे वकील हैं और अच्छी बात करते हैं, कानून की बात करें जो कि हमारे को भी पता नहीं हाँ है। जी। अच्छा, दूसरा उस वक्त फॉर्चुनेटली मतलब खुशकिस्मती के उस टाइम पर रिजर्वेशन नहीं थी। अब हमारा लास्ट बैच था जब बगैर रिजर्वेशन के बने थे। हमारे बैच में प्रधान ठियोग में मतलब 8-10 तो एडवोकेट थे हाँ जी। और 2-3 इंजीनियर थे, हाँ जी। 2-3 डॉक्टर थे। इतना हाईली एजुकेटेड जो हमारा प्रधानों का स्टाफ था, हाँ जी। क्योंकि रिजर्वेशन नहीं थी। हाँ जी। उसके बाद 94 के बाद रिजर्वेशन शुरू होगी, हाँ जी। फिर वो रिजर्वेशन में तो पूरा हाँ जी। आगे हर तरह के लोग आए। मैं नहीं कहता ठीक है, चलो डेमोक्रेसी में सबका राइट हाँ है, जी। पर मेरिट वहाँ नहीं देखते लोग, तो बोला तो पार्टबाजी। अरे एजा मेरा बरादरी रहा, एजा मेरे गाँव रहा, एजा तेरा हाँ मतलब मेरी जाते रहो, हाँ जी। एजा नहीं, तो सीधी सीधी बात हो। हाँ जी। तो उससे सारा माहौल खराब हो जाता है और मेरिट के ऊपर कोई ये नहीं देते। अच्छा, जीनी जादरी शराब ले, हाँ जी, पार्टियां दी, बाकरे काटे, हाँ जी, प्रधान से पटे हुआ, तो ये सिस्टम जो है हाँ जी। बड़ा मतलब अच्छा नहीं है हाँ जी। डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी में मेरिट की जो वो कत्ल हो रहा हाँ है, जी। मतलब उसमें वो नहीं देखा जा रहा, इसलिए अच्छे आदमी नहीं आ रहे हैं। कर्नल साहब, आपने बात की रिजर्वेशन की, तो इसी पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा और इसको विस्तृत कहें कि जो रिजर्वेशन है ना सर, वो मुझे लगता है मिलनी चाहिए, लेकिन उस आदमी को मिलनी चाहिए जो इकोनॉमिकली उस लायक हो, ना कि किसी जाति के आधार पर या किसी वर्ग विशेष के आधार पर। अब एक संपन्न आदमी, अगर मैं मान लो ब्राह्मण हूं, मैं जाति पाति की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं गरीब हूं, तो मुझे बोला जाए भाई ये तो ब्राह्मण है, इसे नहीं मिलेगा हक, और एक कोई अदर कम्युनिटी का है और वो संपन्न है, उसे रिजर्वेशन मिलती है, तो मुझे, आपको नहीं लगता कि अन्याय हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, 16 ने मैं आपसे सहमत हूँ। और रिजर्वेशन जो है ये जाति पाति को छोड़ करके मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। हाँ जी, आदमी की आर्थिक स्थिति को हाँ, देखते हुए होनी अब चाहिए। हम ये नहीं कहते, हाँ जी। अब रिजर्वेशन में वो भी पिछड़ी जाति से हाँ थे, जी, है हमारे अंबेडकर जी थे, हाँ जी, हाँ जिन्होंने संविधान बनाया, हाँ जी। जिसका कानून आज हम फॉलो कर रहे हैं। पालन करें, और हाँ जी। संविधान तो सारे कानूनों की माता है, माता है, मदर हाँ ऑफ जी। ऑल लॉज। laws, हाँ जी। सारे कानून उसके बेस है, संविधान से बाहर कोई नहीं जा सकता हाँ जी, हाँ है। जी। यो हमारा एक मंदिर है भाई, हाँ जैसे जी। हमारे होना का गीता होती हाँ जी, हाँ है जी। या ग्रंथ हाँ जी, होता है हाँ जी, सिखों का, तो इस तरह का संविधान है भाई, सब आदमी उसके नीचे चलेंगे। हाँ जी। सारे कानून कंपेटिबल हाँ जी। कि उसके तौर पर बनने चाहिए। उसके अपोजिट कोई अगर लिखता है तो संविधान जो है वो बिल्कुल अवहेलना वैध- मानी जाएगी, हाँ, हाँ जी। वैध नहीं माना हाँ जी, जाएगा। हाँ जी। तो ये चीजें थी कि अब देखिए आप, इतने आदमी थे, अंबेडकर जी थे, छोटी जाति से थे हाँ वो, जी। फिर भी उनका माइंड देखिए, हाँ जी। वो कानून मंत्री भी रहे। लेकिन सर, जहां तक आपकी बात थोड़ी बीच में रोकूंगा, और कोई भेदभाव उनके साथ नहीं हुआ, जैसे आजकल भ्रांतियां फैलाई जा रही है, मैक्सिमम फैलाई जा रही है सर, अगर आप देखेंगे समाज में कि जी भेदभाव होता है। अगर भेदभाव होता तो कौन मानता अंबेडकर जी का संविधान? हम तो मानते हैं, पालना करते हैं, पूरा देश मान रहा है। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि ये जाति या किसी वर्ग विशेष के आधार पर रिजर्वेशन ना हो करके, ये जो है आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, आदमी की स्थिति को देखते हुए होनी चाहिए। आपसे बहुत अच्छी आज बात हुई सर, बहुत बहुत आपका आभार, आपने हमें समय दिया, और जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच।